हाँ, देखो आज की जो क्लास है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस कर रही है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कोई चीज इंक्रीज हो गई, बिल्डिंग इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, वो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको बताया कि लॉस हो तो इधर आएगा और प्रॉफिट हो तो इधर आएगा, वो सब हमें मालूम है। लेकिन आज ये कह रहा है कि सर आप अच्छी एडजस्टमेंट कब पढ़ाओगे? अगर रिवैल्यूएशन गलत करवा लिया ना उसने, तो आपके कैपिटल अकाउंट भी धरा का धरा रह जाएगा, आपका वर्किंग नोट भी बेकार हो जाएगा, सब खा जाएगा वो आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मानी जाती है बैड डेब्ट। कौन सी मानी जाती है? बैड डेब्ट। आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम। इस एडजस्टमेंट को बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जिसे रटा जा सके। यहीं से ब्रह्मास्त्र संजीवनी का जन्म हो जाता है। क्योंकि आज ही क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद हाँ भी नहीं करेंगे ना भी नहीं करेंगे, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को लगेगा कि यार एक जैसा पैटर्न मिल जाए। पैटर्न नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये हालात बदलता है। तो मैं हालात समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को क्लियर, कि भाई आप सिचुएशन समझे। अकाउंटेंसी इसी का नाम है। शुरुआत कुछ ऐसे होती है इस टॉपिक की कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो परेशान करता है उसका नाम है बैड डेब्ट। ये 11th में भी हमें बहुत परेशान करता था, लेकिन 11th में एक रेक्टिफिकेशन थी मेरे पास, तो वहां मैंने आपको दिमाग लगाने ही नहीं दिया 11th क्लास के अंदर। बट 12th क्लास के अंदर ही कहता है मैं सिचुएशन बदलूंगा बार बार। आप अपने बच्चों को पूरा ओरिजिनल कंसेप्ट सिखाओ कि इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट यहां से शुरू होता है कि मान लो ये एक बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में यहां पर लिखा हुआ है डेटर्स। आप पेन मत चलाओ, इधर देखो, अभी पेन चलाने की बारी आएगी आपकी। डेटर लिखा हुआ है और लेस लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अब प्रोविजन का जो अमाउंट है वो है 40,000 रुपए। तो मेरे डेटर कितने के रह गए? 4,60,000। ठीक है, ये बात मुझे भी समझ में आ रही है। कह रहे लेकिन अगर ओरिजिनल बात करी जाए तो देखा जाए तो बैलेंस शीट में कोई भी चीज अगर आती है तो वो ट्रायल बैलेंस से आती है, और ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज अगर आती है तो वो लेजर से आती है, और लेजर में कोई भी चीज अगर कहीं से आती है तो कहां से आती है? इसका मतलब पूरी क्लास एक बात तो मानेगी, क्या? कि इसकी जर्नल एंट्री जरूरी होगी। तो आज आप मुझे बताएं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की जर्नल एंट्री क्या होती है। यहां से ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है, बताएं। अब जो बच्चे 11th में ढंग से पढ़े, मैं कई बार समझाता हूँ, जब आप लोग कॉलेज में जाओगे और अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में चले गए तो वहां पे बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी आती हैं। वो कॉलेज में अपने इंटरव्यू रूम में बुलाने से पहले आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, और उस फॉर्म में वो ये पूछते हैं योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरव्यू ले रही है आपके, और लगभग अगर अच्छे टॉप 5 कॉलेज में हो तो 22-25 लाख, 12-18 लाख के पैकेज देते हैं। मैक्सिमम पैकेज 40 से 50 लाख के चले जाते हैं। अभी मेरा बेटा एसआरसीसी में था, उसको 42 लाख का पैकेज उन्होंने ऑफर कर दिया था कि तू 42 लाख रुपीज ले लो, हमसे बुक रिजर्व कर लो अपने आप को। तो मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे में लड़ाई भी हो रही थी कि तू साले सीए करता है, तेरा पैकेज 15 लाख का है। मैं अभी बीकॉम भी पूरा नहीं हुआ और एसआरसीसी से मुझे कितने का पैकेज मिल रहा है? 42 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो कॉलेज की वैल्यू तो होती है। हालांकि नमन ने भी करोड़ीमल कॉलेज में था, उसे कॉलेज छोड़ दिया था कि सीए करने के चक्कर में, कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं कर रहा। उसका दिमाग दूसरा था। राघव जो छोटा है उसका भी दिमाग ऐसे ही था, लेकिन उसने कहा था कि अगर एसआरसीसी में हो गया तो करूंगा, वरना मैं भी कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ूंगा बाबा। मेरे दोनों बच्चे ऐसे सन किए हैं साले। ठीक है, तो मैं करूंगा, तो एसआरसीसी नहीं हुआ तो फिर नहीं करूंगा, बाई चांस इसका एसआरसीसी में आ गया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं एमएनसी वाले कि आपसे एक फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, क्योंकि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, तुम कॉमर्स के हो,
बताओ फेवरेट सब्जेक्ट क्या भरोगे? एमएनसीज पूछ रही है आपसे। मान लो आपने इकोनॉमिक्स भर दिया, आप मल्टीनेशनल कंपनी के किसी काम के हो, क्या करेगी वो आपका? बताओ बताओ बताओ, आपसे क्या काम करवाएगी? क्यों? क्यों करवाएगी वो आपसे? आपको 40 लाख रुपए, 25 लाख, 20 लाख इस बात को देगी वो? बताओ बताओ, और कुछ सब्जेक्ट बताओ, क्या भरोगे? उनके काम के आप कब बन सकते हो बताओ? मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए वो कॉमर्स के बच्चे नहीं ढूंढेंगे। कॉमर्स के बच्चों की तरफ निगाह किसकी जाएगी? उन्हें फाइनेंस चाहिए, उन्हें फाइनेंस एक्सपर्ट चाहिए। तो फाइनेंस में अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो तो आप उनके काम के हो, वरना आप उनके किसी काम के नहीं हो। इसलिए वो फॉर्म भरवाते हैं। तो जब फाइनेंस एक्सपर्ट बोलते हैं तो वो आपसे जब आप पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट है, तो वो इंटरव्यू में आपको बुला लेंगे। और इंटरव्यू में 90% केस में यही जल एंट्री पूछी जाती है। मैं अपने बच्चों को बार बार टोक के पढ़ाता हूँ ये एंट्री, कि साले किसी भी प्रोविजन की एंट्री पी एंड एल से होती है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। और आज ये बात याद रखना आप, कोई भी प्रोविजन बनता सला पी एंड एल से ही है। अब ये एंट्री क्यों पूछी जा रही है? कह रहे सर जरा देखो तो सही, आपने करा क्या? आपने ये जल एंट्री पास कर दी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। और ये जल एंट्री करने का मतलब जानते हो क्या है? ये जल एंट्री करने का मतलब है कि जब आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया, तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंस क्लेम कर लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितने रुपए? 40,000। वैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह कि 40,000 रुपए डूबने की उम्मीद है, डूबा अभी भी नहीं है, डूबा है नहीं, उम्मीद है, और तुमने उसे एक्सपेंस भी क्लेम कर लिया। बोले बात समझ में आ रही? एक्सपेंस क्लेम कर चुके हो कहां पर? पीएनएल में। यानी कि जो बच्चा ये कह रहा है कि यहां पे ये प्रोविजन है, तो उस बच्चे का इतना दिमाग होना चाहिए कि वो ये प्रोविजन पीएनएल में दिखा के बैठा हुआ है। जर्नल एंट्री सबूत है इस बात का। एनी डिस्प्यूट? क्लियर? कह रहा हाँ हमें समझ में आता है। कह रहा चलो समझ में आता है तो फिर अब आपके बच्चे से खेलते हैं। कैसे खेले? पेन उठाओ, लिखो केस 1। क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट है, और यहां पे लिखा है डेटर्स, और डेटर में लिखा है 5 लाख रुपीज, लेस लिखा है प्रोविजन 40,000 रुपए, 4,60,000 के डेटर। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है देयर इज ए बैड डेप्ट फॉर ₹10,000। क्या लिखा है एडजस्टमेंट? कि बैड डेप्ट हो गया सर, पैसा 10,000। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये बैड डेप्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा? नहीं आएगा? अच्छा, आएगा या नहीं आएगा, दोनों के पीछे हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहे? देखो सर, आप अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, दोनों बातें सिखाओ। क्या कह रहे? सर ये जो पैसा डूबा है आपका 10,000 रुपए, ठीक है, आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? कि मुझे डर है कि मेरा कितना रुपया डूब जाएगा। कितना डूब जाएगा? और आपने डर की वजह से वो पीएनएल में खर्चा भी दिखा दिया, राइट? 40 तो नहीं डूबा, 40 में से कितना डूब गया? 10। अच्छा, तुम जानते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का कौन सा अकाउंट होता है? पीएनएल। अगर कोई बच्चा कहता है मैं ये बैड डेप्ट यहां दिखाऊंगा, तो क्या आप मानते हो कि उसने एक खर्चे को 2 बार क्लेम कर लिया? इस 40 में से 10 इंक्लूड ही है वो। इसलिए ये 10,000 बैड डेप्ट रिवैल्यूएशन में आ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं, क्योंकि ये तो अकाउंटेंसी के बता रहा है कि बच्चों को अकाउंट समझ नहीं आता।
पर एक बात समझ में आती है उन्हें, क्या कह रहे सर मुझे 11th क्लास का एक डायलॉग याद है आपका। मैंने क्या, आप मुझे ऐसे पढ़ाते थे कि बेटा देखो क्वेश्चन में है ट्रायल बैलेंस और इसके नीचे है एडजस्टमेंट, 1 2 3। आप मुझे ऐसे पढ़ाते थे कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में वो एक बार आती है और जो चीज एडजस्टमेंट में है वो उसके 2 साइड इफेक्ट हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बार बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में है तो इसके कितने साइड इफेक्ट होंगे? मुझे वो सिखाओ, मुझे ये आपका तो अकाउंट समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा सीख बेटा, एक बार ये 10,000 रुपए हम डेटर में से माइनस करेंगे। बताओ मैंने डेटर में से माइनस क्यों किया? मेरे डेटर का मतलब मैंने लोगों से 5 लाख रुपए लेने, उसमें से कंफर्म कितने डूब चुके हैं, तो अब मेरे डेटर कितने के बचे? तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में मैं डेटर 4,90,000 के दिखाऊंगा। पहले देखो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक बार तो ये वाला बैड डेब्ट यहां माइनस हो गया, दूसरी बार ये प्रोविजन में से माइनस होगा। 40,000 का प्रोविजन था, हमारा 40,000 डूबने का उम्मीद है, अब कितना डूब चुका है? 10। तो प्रोविजन कितने का रह गया? तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आपका प्रोविजन कितने का आएगा? 23। तो आउटर कॉलम में कितने के आ गए? 4,60,000। यहां पे नहीं आएंगे। एडजस्टमेंट में कोई चीज होती है कितनी बार आती है? 2 बार। बताओ वो 2 बार मैंने कहां कहां माइनस किए? डेटर में से और प्रोविजन। रिवैल्यूएशन में 30 दिखाऊंगा तो तीसरी बार आ जाएगा। कह रहा 3 बार कैसे दिखा दोगे? डबल एंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। तो अच्छा दिमाग लग रहा है। जो अकाउंट पढ़ने के शौकीन है वो भी समझे, वो ये समझे कि भाई 40 तो पहले ही क्लेम कर चुके हो आप, अब उसमें से 10 डूब भी गए, दोबारा थोड़ा ना क्लेम करने देगा वो आपको, इसलिए वो रिवैल्यूएशन के लिए मना कर देता है। जो बच्चे अकाउंट के शौकीन नहीं है वो ऐसे पढ़े कि कोई चीज एडजस्टमेंट में है तो 2 बार आएगी। तो 2 बार कहां कहां आएगी? एक बार डेटर में से, एक बार प्रॉविजन। नोट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, दोनों की पोजीशन नोट करो। दोनों में अमाउंट 4,60,000 नहीं आ रहा बेटे, सिर्फ बैलेंस शीट में अमाउंट वही आ रहा है, रिवैल्यूएशन में बैड डेब्ट नहीं आया। हाँ तो वो डेटर के इंटरनल अमाउंट चेंज हो गए ना। अभी कुछ नहीं पता मेरे को, तो पहले ये पढ़ ले। तो आपके डेटर अभी भी 5 लाख के हैं। डेटर किसे कहते हैं? जिनसे पैसा अभी भी आपने 5 लाख रुपए ही लेने हैं, जबकि 10,000 के डेटर आपके मुंह पे कह के चले गए साले नहीं देते, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो हम क्या बोलेंगे कि अब हमारे बैलेंस शीट में डेटर कितने के रह गए? 4,90,000। आज की क्लास को आप नॉर्मल मत लेना, ये बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है आज, इसलिए आप बहस कर सकते हो, बहस करना अलाउड है आपको, आर्गुमेंट करो मजा आएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है आर्गुमेंट। अगर आपको लग रहा है तो ठीक है। कॉपी कर लिया? केस 2 करो। बैलेंस शीट, डेटर्स 5 लाख लेस प्रोविजन 40,000, 4,60,000। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बैड डेप्ट फॉर ₹40,000। बताओ इस बार मैंने क्या करा और पिछली बार मैंने क्या किया था? पिछली बार मैंने प्रोविजन से कम पैसा डुबोया था, इस बार जितने का प्रोविजन है उतना ही डुबो दिया, बैड डेप्ट। चलो पहले नालायक बच्चे के दिमाग से चलते हैं। कोई चीज एडजस्टमेंट में कितनी बार आती है? एक बार। एक बार कहां से करेगा? तो डेटर में से माइनस करो। तो कोई मुझे बताएगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आप डेटर कितने कहेंगे? 4,60,000। अच्छा दूसरी बार कहां से माइनस होता है? प्रोविजन में से 40,000 माइनस करो, तो अब प्रोविजन कितने का रह गया?
अच्छा, मुझे एग्जाम में क्या ये जीरो लिखना जरूरी है क्या? ठीक है, अभी आपके लिए लिख रहा हूं। अब एक फिगर 2 ही बार आती है, दोनों बार आ गई। कह रहे सर रिवॉल्यूशन में अभी भी कुछ नहीं आएगा। बोलो भाई, क्लियर है? केस थर्ड, बैलेंस शीट, यहां पर डेटर 5 लाख। अगर आज कोई बोल रहा हो ना तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देना कि चुपचाप बैठ जा साले आज, नहीं तो पूरे साल ऐसे ही लगा रहेगा। इस प्रोविजन ये नहीं आएगा समझ में आपको पैसा। और मैं हर क्लास में समझाता भी नहीं, और एक्स्ट्रा क्लास तो बिल्कुल नहीं लेता इसकी बैकअप बुकअप। ये मेरे कुछ रूल हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं कि मैं हर चीज का बैकअप नहीं देता। कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो कंसेप्ट पूरे ढंग से, तमीज से, इज्जत से पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अगर कोई बच्चा बोल ना बैकअप में आ जाऊं, नहीं, चल साले घर बैठ, इसलिए टाइम लगाओ आप। एडजस्टमेंट लिखो, बैड डेब्ट 1 लाख रुपए। बताओ मैंने आप क्या किया? जितने का प्रोविजन नहीं था उससे ज्यादा मैंने पैसा डुबो दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना रूल नहीं छोड़ूंगा। बताओ कोई चीज एडजस्टमेंट में कितनी बार आती है? एक बार। कहां से माइनस होगी? तो डेटर में से 1 लाख माइनस करो। अब कोई मेरे को बताएगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट में डेटर कितने कहेंगे? 4। अच्छा, ये तो हो गए 4 लाख। अब बताओ प्रोविजन में से क्या मैं 1 लाख माइनस कर पाऊंगा? कितना माइनस कर पाऊंगा? अच्छा, फिर भी रह गया कितना? वो जो 60,000 रह गया ना, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में आएगा टू बैड डेब्ट। और क्या आप मानने को तैयार हो कि प्रोविजन जीरो का है? इसलिए रटने वाले बच्चों का अकाउंट खत्म हो गया। अब कितना रट लेगा? रट तू साले, वो सिचुएशन चेंज करेगा। तो कई बच्चे रटते हैं, बैड डेब्ट आता है, कभी कहते हैं बैड डेब्ट नहीं आता। नहीं, आप अगर ऐसे सोचोगे तो इस टॉपिक पे कभी ग्रिप नहीं बनेगी आप। जरा देखना, केस थर्ड सबको समझ में आ गया? एनी डाउट? केस 4, बैलेंस शीट, यहां पे लिखा है डेटर 5 लाख लेस प्रोविजन 40,000, 4,60,000। एडजस्टमेंट, बैड डेप्ट 20,000। अब बैड डेप्ट तक तो ठीक समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन एक और एडजस्टमेंट ऐड कर देता है। क्या कह रहा है सर? मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 10%। अब ये चाहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में 10% मेंटेन करो। तो अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। चलो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। पहले बताओ, मैं बैड डेप्ट तुम्हें आता है? बताओ, ये 2 बार माइनस होगा, कहां कहां से होगा? तो कोई मुझे बताएगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट में इस समय आपके डेटर कितने के आएंगे? तो आप भी लिखो रिवाइज्ड बैलेंस शीट, और यहां पर डेटर लिखे आपने 4,80,000 लेस प्रोविजन। बताओ दूसरी बार ये कहां से माइनस करेगा? एक बार तो डेटर में से माइनस करता है, दूसरी बार तो प्रोविजन कितने का बचा? 20। तो 20,000 का प्रोविजन है। तो ये बताओ बैड डेप्ट क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा?
तो पहले बैड डेप्ट को मैंने पकड़ा कि बैड डेप्ट क्या कह रहा है, सारे इससे सेटिस्फाइड है या कंफ्यूजन? आप पेन रोको सारे। कह रहा सर इसकी बात तो सुन लो, हमने क्या कह रहा है ये, कह रहा है वो ये कह रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर मैं जो अपना प्रोविजन मेंटेन करना चाहता हूं वो कितना? सर ये 10% ऑफ व्हाट? कह रहा है ये 10% ऑफ डेटर होता है, इसका मतलब है इतना परसेंट मेरा डूबने की उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि बैलेंस शीट में हो। अब कोई मुझे बताता है कि डेटर मेरे इतने के हैं या मेरे डेटर इतने के हैं, ये अच्छी बात पड़ेगी सर। अब डेटर वो थोड़ा ना 5 लाख। अब बैड डेप्ट के बाद तो करंट न्यूज तो ये है कि अब आपके डेटर 4,80,000 के हैं। वो कह रहा है मैं इसका 10% मेंटेन करना चाहता हूं। 4,80,000 का 10% कितना है? वो चाहता है मेरी ये वाली जो फिगर है ना ये 48 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए नालायक को? और अभी ये है कितनी? तो 48 करने के लिए तुम्हें कितने का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाने ये कोई गारंटी बता सकता है? क्या मैं आप P&L बना सकता हूं? उसकी जगह मैंने क्या बना लिया? जल एंट्री क्या बनी? और अमाउंट। अब कुछ फाइट शुरू हो गई। कह रहे सर अब देख लेना आपका बच्चा आज से ब्रह्मास्त्र संजीवनी निकलना शुरू हो जाएगा। कह रहे सर प्रोविजन 28,000 आएगा और अगर यहां पे मैंने प्रोविजन 28 दिखा दिया तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में बताओ मेरा ये प्रोविजन कितना कर देगा? 48,000 कर देगा। और इसने वही काम कर दिया जो आप चाहते थे। नहीं समझ में आ गया? बैड डेप्ट नहीं आया? अच्छा एक एक करके समझ रहा हूं मैं। पहले बैड डेप्ट को पकड़ता हूं, फिर प्रोविजन को पकड़ता हूं मैं उठा के। पक्का? केस 5 लिखो। लिखो केस 5। बैलेंस शीट डेटर्स 5,00,000 लेस प्रोविजन 40,000 4,60,000 एडजस्टमेंट बैड डेप्ट 40,000 मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 10%। बताओ पहले किसको हैंडल करोगे? तो एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि एग्जामिनर भी पहले बैड डेप्ट ही लिखे? कह रहे एग्जामिनर पे भरोसा मत करना, वो कभी पहले प्रोविजन लिख देता है क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है। तो अपने बच्चों को ये मैसेज दो कि पहले प्रोविजन हैंडल नहीं होता, पहले क्या हैंडल होता है? तो मैं तो सीरियल वाइज लिख रहा हूं, वो इतना शरीफ नहीं है। करो, ट्राई करो, कोशिश करो आप एक बार। किसी को ज्ञान मत झाड़ने लग जाना बस। अगर मैं सिर्फ बैड डेप्ट को हैंडल करूं तो देखो मेरी पोजीशन कुछ ये बन रही है। मेरे रिवाइज बैलेंस शीट में डेटर कितने के रह गए? 4,60,000 और मेरा प्रोविजन 0 और बैड डेप्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो बैड डेप्ट होता तो मेरा आंसर यही था। लेकिन ये कह रहा है मैं तो प्रोविजन मेंटेन करना चाहता हूं। कितना? 10%। 10% ऑफ व्हाट? डेटर्स। और डेटर अब है कितने के? वो चाहता है ये फिगर 46,000 हो जाए। तो 46,000 करने के लिए मुझे पहले प्रोविजन बनाना पड़ेगा
और प्रोविजन बनाने की जनरल एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 46,000। अच्छा तो रट सकते हैं या सिचुएशन देखनी पड़ती है? रट नहीं सकते आप, इसलिए जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा सकता। बट मैं पढ़ाता ही नहीं, मतलब कई बच्चे आएंगे मेरे पास इमोशनल डायलॉग मारते हैं, क्लास में पढ़। क्लियर है? नेक्स्ट ये वाला केस, चलो अभी नॉर्मल, फिर अगला आपसे करवाऊंगा। लिखो पहले। अपना दिमाग लगाओ चुपचाप। आप एक बार देखें कि अगर मैं बैड डेप्ट होता और बैड डेप्ट को हैंडल कर रहा होता तो मेरी पोजीशन ये बन रही थी, प्रोविजन 0 हो जाता और बैड डेप्ट मेरा यहां ये आता 60। लेकिन अब वो चाहता है कि मैं 10% मेंटेन करना चाहता हूं, तो 10% ऑफ व्हाट? डेटर का 4 लाख का 10% कितना होता है? 40। और पहले से प्रोविजन 0 बैठा हुआ है, तो आपको 40,000 का प्रोविजन और बनाना है। तो बनाने के लिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, यहाँ पे 40,000 आएगा और ये फिगर यहाँ पे 40,000 हो जाएगी। यकीन मानना, जब भी एग्जामिनर ये देता है बच्चों का रिवोल्यूशन गलत होता है, रीजन उन्होंने टाइम नहीं लगाया कभी इस पे। आप रट नहीं सकते इस टॉपिक को। एनी डाउट? ठीक है, एक केस दे रहा हूं, अच्छे ढंग से करना, खाली बैठना मंजूर है मुझे, इस समझना नहीं किसी से। ट्राई करो, देखो तो आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता, आप ब्रह्मास्त्र के लेवल पे हैं भी कि नहीं। लिखो डेटर 5 लाख लेस प्रोविजन 40,000। एडजस्टमेंट में लिखो बैड डेप्ट 10,000, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5%।
अगर सिर्फ बैड डेप्ट होता तो मेरी पोजीशन ये होती है, प्रोविजन कितने का होता, 30,000 का। लेकिन ये मुझे कह रहा है कि नहीं सर, मैं तो अपना प्रोविजन 5% मेंटेन करना चाहता हूं। अभी कोई मेरे को बोलेगा 5% किसका निकालने वाला है? ये 4,90,000 का अगर आप 5% निकालो तो ये कह रहा है कि मेरा प्रोविजन ये 24,500 होना चाहिए। अभी बताओ, तुम्हें प्रोविजन और बनाना है या तुम्हें प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा? क्योंकि तुमने पहले फालतू बना रखा। जब प्रोविजन बनाना होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आता है, और खत्म करना है तो क्रेडिट में। इस बार प्रोविजन क्रेडिट में आ जाएगा। और कितने रुपए का क्रेडिट में आएगा? तो इसलिए ये फिगर यहां से मैं हटा रहा हूं और इसको तो मैं कर रहा हूं 24,500, और यहां पे लिख रहा हूं बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5,000। बैड डेप्ट कहीं नहीं आया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यह अपने सिचुएशन बदलता रहता है, रट नहीं सकते आप। लॉजिक जिस बच्चे के दिमाग में मैंने बैठा दिया वो एग्जाम में सिचुएशन पकड़ लेता है और फिर कर देता है। एनी कंफ्यूजन? ठीक है। कह रहे सर एक मैक्सिमम एडजस्टमेंट पढ़ाओ। हमने मैक्सिमम मतलब कह रहे एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो ना 12th में बच्चों को नहीं समझ में आती। रीजन? कह रहे रीजन है 11th क्लास। 11th क्लास में एक चैप्टर जो कोर्स से हटा दिया, बिल ऑफ क्या, एक्सचेंज। अब वो हटा तो दिया तो उससे रिलेटेड सारी चीजें ही हटा देते आप, पर नहीं हटाई। इसी चैप्टर ने दो वर्ड खड़े किए थे, बिल रिसीवेबल और क्या, बिल, जिनका मतलब हमें आज तक नहीं पता ओरिजिनल क्या होता है। बस ये जानते हैं कि बिल रिसीवेबल एसेट्स है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो वो ये कहता है कि सर इसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट ऐसी है कि पूरी बुक में पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। और 11th में तो चलो कोई बात नहीं, आपने पीछा छुड़ा लिया, 12th में बार बार नोक करेगी। लिखो क्या है वो, लिखो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर ₹1,00,000। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर ₹1,00,000 become dishonored, become dishonored। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर ₹1,00,000 बिकम क्या, डिसऑनर। कर अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये बच्चे के दिमाग में डाल दो, हर चैप्टर में पीछे पड़ जाएगी आपके, पूरी बुक में। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन, हर एक में। सॉल्यूशन क्या है? कह रहा आप बच्चों को एक बात पूछना जब भी एंट्री आए, क्या, कि बेटा इसकी जर्नल एंट्री बता। वो कभी नहीं बता पाएगा क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज उसने पढ़ा नहीं, तो जर्नल एंट्री वहीं से बताई जाती है। तो हमें ये एंट्री रटनी पड़ेगी। आप इसकी जर्नल एंट्री लिखो, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिस बच्चे को ये जर्नल एंट्री याद आ गई एग्जाम में वो इसे सॉल्व कर देगा, और नहीं अगर याद आई तो फिर गया आपके हाथ से। ही है कोई चीज एडजस्टमेंट में है, ये एडजस्टमेंट में ही है। कोई चीज एडजस्टमेंट में है तो उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, दो साइड। बताओ इसके दो साइड इफेक्ट क्या निकले? कह रहा बैलेंस शीट में जाओगे ना, एक तो ये आपका डेटर्स बढ़ा देगा, प्लस कितने रुपए से डेटर बढ़ा देगा, 1,00,000। और एक आपका बैंक बैलेंस कम कर देगा, कितने रुपए से, 1,00,000। तो टू साइड इफेक्ट ये होते हैं इसके, और वो टू साइड इफेक्ट मैंने जेरेंट्री से सीखे हैं। अब स्टूडेंट कहता है सर ये कहां से उठा लाए, आप तो बैड डेट पढ़ा रहे थे। तो मैंने तो समझ गया होगा कि मैं तीसरी एडजस्टमेंट अब ये लिखने वाला हूं, क्या, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, और बिल बिकम डिसऑनर्ड। और अगर मैंने बिल डिसऑनर्ड कर दिया तो डेटर की फिगर चेंज कर देगा वो। ये मैक्सिमम पहुंच जाता है जब ये पीक पे। समझ में आ गई बात? कुछ नहीं है, जलेंट्री समझ में आ गई? बस बस, लिखो केस, लिखो बैलेंस शीट।
लिखवा रहा हूं ना आपको। हाँ, आपको दिमाग चलाना आ गया। केस तो इसके मैं कितने ही बनाता चला जाऊंगा, पर इन केसेस से आपको ये समझ में आ गया कि सिचुएशन देखनी पड़ती है। डेटर लिखो 5 लाख, लेस प्रोविजन, एडजस्टमेंट, बैड डेप्ट लिखो, बैड डेप्ट लिखो आप 60,000, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 10%, bill of rupees 1 lakh discounted from bank become dishonored। अब मेरे पास 3 एडजस्टमेंट है, और जैसी तीसरी एडजस्टमेंट आती है ये और डेंजर हो जाता है। तो तुम मुझे एक काम करो, इसकी गारंटी बता सकते हो? डेटर अकाउंट डेबिट टू, वैसे मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए पहले नंबर पे क्या हैंडल करते हैं, पर इसमें पहले ये हैंडल करते हैं। रीजन कह रहा, रीजन ये कि आपके डेटर की फिगर चेंज कर देगा ये। अब ये आपके डेटर 5 लाख के नहीं है, अब आपके डेटर 6 लाख के मानेगा ये। तो 1 लाख तो यहां प्लस कर दिया, और 1 लाख कहां से माइनस कर देगा? तो क्या कह रहा है, ये करने के बाद अब आप अपना बैड डेप्ट करो। तो बैड डेप्ट अगर मैं करता हूं तो बताओ रिवाइज्ड बैलेंस शीट में अब मेरे डेटर कितने के हैं? अब मेरे डेटर हैं 5,40,000, लेस प्रोविजन। प्रोविजन जो है वो मेरा है 0 का, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बैड डेप्ट आएगा नहीं, आएगा 20,000, सॉरी। एक बार देखो ये समझ में आ रहा है? पहले मैंने बैड डेप्ट समझा रहा, और इतनी देर करते करते हमें आदत पड़ गई इसकी। अब ये प्रोविजन मेंटेन करना चाहता है। 10% किसका बताओ? 5 लाख, 54, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 54,000। तो ये फिगर उठा के यहाँ क्या कर देगा? 50। बैंक तो जितना, अगर क्वेश्चन में पूरा कर रहा हूँ तो बैंक में से 1 लाख माइनस करेगा वो। बोलो बच्चों, से में आया कुछ? तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारे यहाँ सबसे मेजर माना जाता है। और तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ, आप टीएस गेवल उठाना, ये दिखेगा ही नहीं बेचारा, उसने इस टॉपिक के ऊपर टाइम ही नहीं लगाया। और एक बात बताऊं, आप बोर्ड के पेपर उठाओ दिख जाएगा आपको। आप प्री बोर्ड, अभी आपके स्कूल देखना पकड़ लेगा उठा के इसको। इस पे बात नहीं करता कोई। क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बच्चे को आंसर सॉल्व करा दिया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा देंगे उसको पूरा, पर कोई ये नहीं कि हालात बदलना सिखाए। इसलिए आज की क्लास मैटर करती है कि क्या पढ़ा रहा है। और ये जो लास्ट वाली मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाई तो बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। ये तो हर चैप्टर में मिलेंगी आपको। चलो, अब क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बात हो रही है तो एक बात और कर लेते हैं। बैलेंस शीट में बैंक होगा, उसमें से 1 लाख कम करके दिखा देंगे। लिखो बैलेंस शीट, यहां पे लिखो प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2,40,000। अलग चल रहा है, अभी बैड डेट वाली कहानी खत्म हो गई। प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा है? ठीक है।
एडजस्टमेंट लिखो, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%। चलो पहले इसका आंसर दो, प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है तो ये कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा कह रहा है लॉस कैसे है सर? आप लोगों को मैं कई बार गाइड करता हूं कि आधा घंटा अकेले में बैठो, आप में से मेरी कोई नहीं सुनता, ये भी मुझे मालूम है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम्हें कहीं ऐसा लगता है कि तुम मेहनत कर लोगे, एग्जाम आएगा ना, हम रात रात भर जाग के मेहनत कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। अच्छी चीजें कभी सामने नहीं आएंगी। पढ़ी हुई चीजें एग्जाम से एक दिन पहले दोबारा वही पढ़ने लग जाओगे। आप देख लेना, मेरी बात ना यकीन हो तो अभी देखना यही होने वाला है। अगर आपको अच्छे लेवल का पढ़ना है ना तो आधे घंटे बैठ के आज जरूर अकेले में बैठना। हो क्या रहा था, क्योंकि अब ऐसी क्लासेस हैं हमारे सामने, अब ऐसी क्लासेस आएंगी सारी सारी जिनमें ये बढ़िया बातें करने लग जाता है। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है मुझे लॉस कितने का हुआ? 48,000। और अकाउंट कहता है ये गलत है। हमने गलत क्यों है? कह रहे सर आप उसकी बात तो सुनो। हमने कहा सुनाओ। वो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%। हमने क्या मतलब? कह रहा अच्छा आप एक बच्चे से बात पूछो, अगर मैं कहूं कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी को 100% पे वैल्यूड किया है, इस लाइन का क्या मतलब है? 100% का वैल्यूड का मतलब ये कि जितने की थी उतने पे दिखाया। अब अगर मैं तुमसे कहूं मैंने 20% ज्यादा पे दिखाया है, तो कोई बता सकता है कि मैंने 100% पे दिखाया है या 120% पे दिखा रखा है? ये फिगर 120% को डिनोट कर रही है। आपको अपने बच्चे को यह सिखाना होगा कि 20/120 करना है बेटे, 20/100 नहीं करना है इसमें। और ये ऐसी एडजस्टमेंट है जब जब आई बच्चा गया, प्रैक्टिस नहीं है ना। इसलिए हम क्लास खाते हैं पूरी, कि एक क्लास में उसका दिमाग ही खींच लें, कुछ ना पढ़ाएं उसको, सिर्फ वो बातें पढ़ाएं जिन पे एकदम फोकस करता है एग्जामिनर के, भाई ये तो तुझे तसल्ली से बैठ के करनी पड़ेगी। जब ये परसेंटेज में बोलना शुरू करता है, पर ध्यान रखना वर्ड क्या यूज किया है, ओवर। अच्छा कई बार मैं बोलता हूं इंक्रीज बाय 20%, क्या वो ये लैंग्वेज है? वो तो बिल्कुल नॉर्मल पर 20/100 है। इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय कर वो कहां चले गए आप? कहां की चीज कहां चिपका रहे? जब वो वैल्यूएशन की बात कर रहा होता है तब ये घटिया रूल काम आता है। इसलिए ये फिगर बताओ कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपए, 48 नहीं होगी। ठीक है, नोट करो। लिखो एक और, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। यहां पे लिखो फर्नीचर 1,80,000, एडजस्टमेंट फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 10%। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 10%। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस? ठीक है, अब एक बात सुनो, मान लो आप कंफ्यूज हो गए, तो जो रात को आधा घंटा आप बैठो, जो बच्चे भी बैठे, वो ना ये सोचे कि मैं एग्जाम में एक तो एग्जाम्पल ऐसा सेट कर लूं जिससे मुझे याद आ जाए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक ज्वेलरी का एग्जाम्पल लेके चलता हूं हमेशा। मैं ज्वेलर के पास गया और मैंने उसको बोला मुझे गोल्ड बेचना है 1,00,000 रुपए का। तो मेरे कहने से वो 1,00,000 का दे देगा ज्वेलर? नहीं, वो क्या कहेगा, मैं इसकी वैल्यूएशन करूंगा।
अब जब उसने मुझे वैल्यूएशन करी तो उसने बोला शैलेंद्र जी ये 1 लाख का नहीं है, ये 1,50,000 का है। तो बताओ मेरे चेहरे पे खुशी आएगी या रोने लग जाऊंगा मैं? मैंने अपनी ज्वेलरी को ओवर वैल्यूड कर रखा था या अंडर वैल्यूड? जब हम अपनी एसेट्स को अंडर वैल्यूड करते हैं तो हमें पता लगता है, तो प्रॉफिट की फीलिंग है ये कि मैंने अपनी ज्वेलरी अंडर वैल्यूड थी, ज्यादा की, मैंने साले कम पे दिखा रखी थी, प्रॉफिट है ये। और अगर मैं बोलूं मेरी ज्वेलरी 1 लाख की है, ज्वेलर साहब 1 लाख दे दो, अब उसे कहा मैं चेक करूंगा, चेक करके बोला वैसा भी 80,000 से ज्यादा की नहीं है। अब बताओ मेरे को खुशी होगी या दुख होगा कि यार मैंने तो अपनी ज्वेलरी 1 लाख की सोच रहा था, 80 ओवर वैल्यूड कर रखा था मैंने। वो लॉस होता है। और ये बात मैंने अभी अभी बोली है, जिसपे आपने मुंडी भी लाई है अपनी, ये जब तक घर में नहीं बैठोगे ना अकेले में बैठ के, अकेले मतलब अकेले, और उस समय जो एग्जाम्पल यहां सेट होगा वो फॉर एवर सेट हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलोगे आप। और अगर आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किया, 10 दिन बाद मैं दोबारा पूछूंगा आपको नहीं आता होगा, ये कंफर्म है। इसलिए अकाउंट का नेचर समझो आप। रट्टाफिकेशन, तभी में कई बच्चे मुझे बोलते हैं आप हमें रिकॉर्डिंग दे देना। रिकॉर्डिंग से अकाउंट पढ़े जाते हैं ना। मैं ऑनलाइन, मेरे पास कितनी इंक्वायरीज आती हैं, ऑनलाइन पढ़ा दो। पिछले साल भी लास्ट मोमेंट पे, अभी जनवरी में मेरे से बच्चे पता कहाँ कहाँ से आए, कोई मानसरोवर गार्डन, कोई नोएडा, कोई ग्रेटर नोएडा से बच्चा आया मेरे पास, और एक बच्चा तो कौन सा वाला दिल्ली कैंट से, मतलब ऑनलाइन देख देख के उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते। मैं कहा सिर्फ एक वजह है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैं बच्चे की थोपड़ा नहीं देख लूं साले का, तो मुझे उसकी शक्ल देख के समझ में आ जाता है इसे समझ में आ भी रहा है या नहीं। वो 2 मिनट में इग्नोर मार देगा ऑनलाइन के अंदर, इतनी सीरियसनेस थोड़ा दिखाएगा वो। यहां तो शर्मा शर्मी में आप पढ़ने लग जाते, मैं कहता करो तो आप करने लग जाते, ऑनलाइन में क्या करवा लोगे आप? तो ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चा पढ़ता है, देखता है और बाद में बोल देता है नहीं आया समझ में, गए आप पानी में। हमारा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है, मैं लेक्चर नहीं दे सकता आपको। मुझे आपका पेन चलवाना है तो मुझे आपका दिमाग चलवाना पड़ेगा। तो इसलिए आधा घंटे बैठ के ना इनको कलेक्शन में डालो कि भैया आज क्या हुआ क्लास में। अगर आपने वो डाटा, वो एग्जाम्पल कहीं सेट कर रखे हैं तो वो एग्जाम में काम आएंगे, वरना ये कंफ्यूजन वहां भी होने वाली है। अब बताओ अंडर वैल्यूड प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है। तो बताओ 10/100 मत कर देना अब आप। मैंने इसलिए पूरी क्लास में रोक के पढ़ाया है टॉपिक आपको कि बेटा ध्यान से पढ़ ले इसको, ये खतरनाक चीजें हैं, ओवर वैल्यूड और अंडर। देखने में लगता है नॉर्मल परसेंटेज, हाँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एनी कंफ्यूजन? देखो एक और चीज का तुम्हें जवाब देता हूं। एक और चीज का जवाब ये देता हूं, मतलब सोचने वाला बात है कि ये बैलेंस शीट है, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग इंक्रीज बाय, बैड डेप्ट, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय, स्टॉक अंडर वैल्यूड, फलाना ठिकाना, बहुत सारी एडजस्टमेंट लिखी होती है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है? कह रहा प्रॉब्लम ये है सर कि आप ही ने अकाउंट पढ़ाया है, और आप एक बात हमें 11th में पढ़ाते थे, हालांकि हमने कभी सुनी नहीं आपकी बात, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हम जर्नल एंट्री जब ही करते हैं जब उसका सोर्स डॉक्यूमेंट, हमारा अकाउंट कहता है कि किसी चीज का सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं हम वैलिड नहीं मानेंगे। कह रहे इतने दिनों से आपकी नोटंकी देख रहा हूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बैड डेप्ट हो गया, ऐसा नहीं लगता कि दादा दादी की कहानियां चल रही हैं। बैड डेप्ट इतना हो गया, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। आप मन गणत कहानी में कुछ भी बोलते रहो। आप बोल दो मैंने अपनी बिल्डिंग को ओवर वैल्यूड कर रखा है 20%, साला कोई बेस है, कोई सबूत है तुम्हारे पास, या ऐसे ही बैठे बैठे बोलते रहते हो कि मेरा मन कह रहा है कि 20% ओवर वैल्यूड है? एविडेंस कहां से लाओगे इसका? करे सर ये तो बड़ी नई बात बोल दी आपने कि एविडेंस क्या होगा इनका। करे सर इनका एविडेंस होता है क्या? करे एक होते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इनको ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है, लाइसेंस देता है इन लोगों को, और ये कहता है कि अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर कुछ, जैसे अब हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन कर रहे हैं,
ऐसा कुछ करना है, तो आपकी वैल्यू अब कितनी हो गई, कितनी कम हो गई, बढ़ गई, फलाना ढिकाना, कुछ भी अगर करवाना है तो वो तुम इनसे जाके करवाओ, और ये आएंगे और आपके हर एसेट्स की एक वैल्यूएशन करेंगे। ये वैल्यूएशन एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इनको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोला जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन जो वैल्यू करके उसका एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। जो मैं ये लिखता हूं ना, ये सब लिखता हूं, ये उस सर्टिफिकेट की लैंग्वेज होती है कि प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मेंटेन प्रोविजन। अब हमारे मन की बात थोड़ा ना है कि हम 5% मेंटेन करना चाहते हैं। आइए सर, मार्केट की बात बताएंगे कि आप 5% मेंटेन करना चाहते हैं। अब ये बताओ कि ये जो काम है रजिस्टर्ड वैल्यू फ्री में करेगा या पैसे लेगा? इसी को बोलते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं नलायक को? कह रहा ये एक अलग मुसीबत खड़ी कर लिया आपने। अभी कोई मेरे को बताएगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट में किससे आते हैं? आएंगे, लॉस है या प्रॉफिट है? कह रहा सर इसकी अपनी एक अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है पूरी। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस क्या है? अकाउंटिंग ट्रीट। यही जानने के लिए हम मिलेंगे कब? कब मिलेगा? वैसे मेरा बड़ा मन है आप लोगों का टेस्ट लेगा, लेकिन अभी किसी बच्चे ने बोला थर्सडे ले लो, तो बात ही अलग है। ठीक है ना? तो थर्सडे को हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। थर्सडे को ये भी ऐड कर दूंगा उठा के, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। तो नेक्स्ट क्लास का टारगेट पे होगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। एक पूरी क्लास खाएगा ये अपने आप में, क्या होते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब सर हमारे बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाते हैं, आप सब जानते हैं। इन सर की एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। कभी किसी जमाने में जब मैं अकाउंट पढ़ाता था ना, मतलब मैं तो खैर जब बहुत पहले की बातें हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसे ऐसे आइडिया आते रहते जैसे सर के पास आते हैं। रोज सर एक नया आइडिया लेके मेरे पास आ जाते हैं कि ऐसा करें ऐसा करें। तो मैं कहा ठीक है सर, देखो मैं तो हूँ बहुत कूल आदमी, और मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा कूल है, ठीक है कि नहीं? देखो दुकानें बंद कर रहे हैं साले बैठे बैठे, इन्हें मेरी बात सुन ले। सबकी दुकानें बंद हो रही है, माल बिक गया, उठाओ डाले चले भाई घर, सब दुकानदार आदमी। अबे सुन तो लो टीचर क्या बोल रहा है। तो सर के पास एक आइडिया आया कि सर मैं ऐसा करने की कुछ सोच रहा हूं, मैं आपके बच्चों में अनाउंस कर दूं। तो मैंने कहा सर देखो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जुनूनी बच्चा हुआ तो आपकी बात मान लेगा, लेकिन ये है नहीं जुनूनी। अभी अभी इनमें ना वो है कि अभी हम 12th में आए हैं, हम अपने स्कूल की सबसे सीनियर क्लास में हैं, फेयरवेल पार्टी में हम ये पहनेंगे, हम ये करें, कॉलेज जाएंगे तो ये अलग गोगल लगा के जाएंगे, इस वाली बाइक पे जाएंगे। ये सपने देखने वाले बच्चे हैं। सपने पूरे कैसे करने पड़ते हैं उसके लिए जो लगानी पड़ती है ना, वो इन्हें नहीं पता। फिर भी आप चाहते हो, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस टीचर हूं, मुझे तो हर चीज पता है कि कौन से स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अभी भी बता सकता हूं सबके दिमाग पढ़ के, इतना भगवान की दया से टचवुड, मतलब मैं जादूगर नहीं हूं, बट एक्सपीरियंस है। मैं स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेता हूं ये किस लेवल तक जाएगा। तो सर ने मुझसे अभी बैठ के बात की कि सर आप अपनी सोच मेरे पे क्यों थोप रहे हो? आप सोचो, आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब सोचो, मुझे मेरा काम करने दो। तो मैं ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, क्लियर, आप ट्राई करो, आप अपने एक्सपेरिमेंट करो, मना नहीं है, ठीक है। अगर इनको लगता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सर के हाथ में, सर बताओ आप क्या कहते हैं। देखो बच्चों, मेरा नाम जैंक है। आप में से काफी बच्चे जानते होंगे। अब पिछली तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की तैयारी चल रही है, बट बिजनेस स्टडीज की स्पेशली जो आपके लिए पोस्ट सब तैयारी तो सर इनकी सब चीजों की बहुत बढ़िया है, जीनियस है ये। आप सब लोगों ने बिजनेस स्टडीज कितना पढ़ लिया? खत्म भी कर दिया, खत्म कर। मतलब असली जिंदगी में, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर्स हैं, 2 बुक्स हैं आपकी, एक्चुअली बिजनेस स्टडीज नहीं है, मैनेजमेंट स्टडीज है। आप में से किसी को मैनेजमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन आती है? सारी चीजें छोड़ो, अंदर के मैं आपसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन पूछूं, सब छोड़ो। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, क्या होता है बेटा मैनेजमेंट? बहुत गलत डेफिनेशन। देखो मैनेजमेंट ना, सबको पता है कि हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एज स्टूडेंट वर्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट करते हो ना, हमने जो बिजनेस स्टडीज में पढ़ना है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है दूसरों से काम करना। एक मैनेजर तो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो दूसरों से काम करवाएगा ना। जैसे कोई क्रिकेट टीम का कैप्टन, जैसे आज क्रिकेट मैच होगा, महेंद्र सिंह धोनी एक टीम का कैप्टन है, अकेला चाहे तो क्रिकेट टीम को जिता देगा? नहीं ना, नहीं। 10 प्लेयर्स तो चाहिए बाकी के ना। अगर कैप्टन दूसरों को डायरेक्ट करेगा, दूसरों को समझाएगा ना, दूसरों से काम करवाएगा ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मिस कर दी। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स।
दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट है। अब आपने डेफिनेशन वो तो आता है इनको, दूसरों से काम करो ना, मम्मी पापा से पूरा करवाते हैं। छोटे भाई से तो उसको टोटल करके डाल दो असाइनमेंट करवाते हो नहीं? नहीं करवाते? चल अच्छा है नहीं तो मम्मी पापा से, मम्मी से कराता होगा कोई, मम्मी गिलास उठा के देना जरा एक गिलास पानी। चलो अच्छी बात है। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी बड़ी बेसिक आपको नहीं आती अभी, अभी 1.5-2 महीने आपको हो गए क्लास में। तो बिजनेस सीरीज की तैयारी थोड़ा और अच्छे तरीके से करने के लिए 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, एक तो बिजनेस सीरीज का बैच स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिजनेस सीरीज आपके सीबीएसई के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप सीबीटी करोगे उसमें अगर डोमेन स्कोर करने के लिए आप बिजनेस सीरीज को ही चूज करने वाले हो डेफिनेटली, लेकिन पता नहीं आप क्यों इतना अंडररेट करते हो, है ना? तो 11:30 का बिजनेस सीरीज का बैच स्टार्ट है। 11:30 कोई बच्चा आएंगे स्टूडेंट्स। सेकंड, आपने ना एक बिजनेस सीरीज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए, जिसके अंदर चैप्टर वाइज बिजनेस सीरीज के एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। कल ये 12:30 टेस्ट है और टेस्ट लेते हैं यहाँ पर चैप्टर मैनेजमेंट का सिर्फ वो एक लो का चैप्टर। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका सीबीएसई प्रिपेयर होता रहेगा, आपका जो यूटीआर है वो भी प्रिपेयर होता रहेगा। सेकंड, आपका सीवीटी भी प्रिपेयर होता रहेगा, 2026 में डेफिनेटली आपने देना है। पूरे महीने में 2 ही टेस्ट है, मई में 2 ही टेस्ट है, जून में एक भी टेस्ट नहीं होगा। आराम से समर वेकेशन एंजॉय करना। मैं करवाऊंगा मैं इनके समर वेकेशन ऐसे ही इंजॉय करवाऊंगा सर। ठीक है, अकाउंट्स पढ़ना बढ़िया तरीके से, टेस्ट नहीं होगा, बिजनेस सीरीज भी पढ़ेंगे आप। तो कल 12:30 बजे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल मैनेजमेंट का टेस्ट है और एक टेस्ट मई के एंड में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और 11:30 बजे बिजनेस सीरीज की क्लास है। अगर आप बिजनेस में कुछ नहीं करा तो आप 11:30 बजे आ सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या है सब्जेक्ट। देखो एक बात मैं सर की चीज में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आप जैसे भी पढ़ो जहां भी पढ़ो, ठीक है, पढ़ने की ना क्वालिटी अच्छी करो आप। मतलब अगर जैसे सर ने कोई चीज पूछ ली आपसे, ऐसे बहुत से लोग आपसे पूछेंगे थोड़े टाइम बाद। चलो अभी हम लोग तो टीचर है, हमारा काम ही पूछना है, ठीक है ना, लेकिन थोड़े टाइम बाद स्कूल पूछेगा आपसे, थोड़े टाइम बाद आपसे सीबीएसई पूछने लग जाएगा चीजें। तो मैंने कई बार एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं अपने टीचर से, उसने मुझे एक ही बात टोका था कि या तो पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ा तो दोबारा ना पढ़ना पड़े। बचपने में वो बात दिमाग में ऐसी बैठ गई कि आज तक मैं वो फॉलो करता हूँ। आप हर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ करो कि कोई चीज आपने पढ़ ली ना, तो फिर आप ये बोल दो कि डैम श्योर कुछ भी उठा लो इसमें से, और ये थोड़े टाइम में कर लो, आदतें बदल लो अपनी। क्योंकि डे बाय डे, अभी आप हो मई में, इसलिए जिंदगी कूल लग रही है आपको, कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। अगर स्कूल में एग्जाम भी है तो कैसे एग्जाम आ रहे हैं कि 2 चैप्टर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। आपको पता है जुलाई अगस्त में एग्जाम कैसे होने वाले हैं कि 2 बुक आ रही है, किसी की 1.5 आ रही है, किसी ऐसे पूरी पूरी बुकें आने लग जाएंगी। और ये एक सब्जेक्ट में नहीं होगा, सब में हो जाएगा। तो पागल हो क्या कि जिसने ज्यादा जोर से मार दिया उसके सब्जेक्ट पढ़ने लग गए, और जो बेचारा ढीला पड़ गया उसके सब्जेक्ट में आप ढीले पड़ गए। ये तुम्हारा करियर है, ये तुम्हारी लाइफ है। तो जो भी पढ़ो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करो आप, ताकि कोई सोते सोते भी अगर तुमसे क्वेश्चन रेज करे तो आप रेस्पॉन्स कर पाओ कि भाई ये चीज ऐसे होती है। और अगर आप रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे तो अपना माइनस पॉइंट एक्सेप्ट करके उसके पीछे पढ़ो कि वो इसे रिकवर कैसे करना है। तो अच्छी है आपके पास, लाइफ बहुत खूबसूरत है आपकी जिंदगी। कॉलेज में वाकई मजा आने वाला है आपको, ठीक है, लेकिन अगर अच्छे कॉलेज में गए तो, वहां पहुंच गए किसी ऐसे कॉलेज में, हाँ भाई कहाँ से आ रहा है, तो फिर हो गया काम खत्म, जिंदगी हो गई बेकार। तो ऐसे कॉलेज में क्या जाओगे आप, तो ढंग से पढ़ो आप। डन। थैंक यू सर का कल 11:30 देख लेना अगर किसी का रिक्वायरमेंट बनती है तो।